सॉरी रिकॉर्ड करना पे लगाना भूल गया था। तो सैंपल का मेन ये होता है कि तो जैसा कि बता रहा था मुअल्लजात वालों में, मुअल्लजात के केसेस में तो बहुत सिंपल होता है कि मोस्टली जो स्टडी होती है वो रैंडमाइज्ड होती है। अब इस रैंडम सैंपल में भी आपको उसमें देखना होता है कि आपके इंक्लूजन क्राइटेरिया में कौन सा फिट बैठता है और कौन सा फिट नहीं बैठता है। फिट नहीं बैठने वाले को क्या कहेंगे? एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। इसके अलावा एक और क्राइटेरिया होता है विड्रॉल क्राइटेरिया। तो होता क्या है, सपोज कीजिए आपने 1 महीने की स्टडी की, क्लिनिकल स्टडी की, किसी मेडिसिन की 1 महीने की स्टडी की, और उस 1 महीने में किसी ने 1 महीने में आपने 3 से 4 फॉलोअप प्लान किया। वीकली फॉलोअप प्लान कर सकते हैं, 15 डेज पे फॉलोअप प्लान कर सकते हैं, 10 डेज पे कर सकते हैं। और तो इस तरह से अगर आपने 3 से 4 फॉलोअप प्लान किया 1 महीने में, लेकिन एक मरीज आपके पास आया आपकी स्टडी में शामिल होने के लिए, उसने कंसेंट भी दिया, उसने आपने उसको मेडिसिन दिया, उसका सारा हिस्ट्री, सारा डिटेल्स ले लिया, लेकिन वो सेकंड फॉलोअप में आया ही नहीं, या थर्ड फॉलोअप में आया ही नहीं, या फोर्थ फॉलोअप जो लास्ट विजिट है उसमें आपका आया ही नहीं, तो क्या उसको मैं अपने स्टडी में इंक्लूड करूंगा? नहीं। तो ये जो सैंपल होगा, जो फॉलोअप फेल्योर का सैंपल होगा, वो हमारा क्या कहाँ आएगा, किस क्राइटेरिया में? ये विड्रॉल क्राइटेरिया में से बिलोंग करेगा। वहीं जो आपका इंक्लूजन क्राइटेरिया, अगर एग्जांपल के तौर पे मैं लूं कि एक मैं स्टडी करने जा रहा हूँ डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 के ऊपर, जिसमें मैं कोई भी 1-2 ड्रग्स मैं दूंगा डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट को, टाइप 2 के। अब टाइप 2 के पेशेंट को मैं ये ड्रग्स दूंगा, लेकिन चूंकि ये हमारी हर्बल ड्रग्स जो है तुरंत ये नहीं करती है, एक्ट नहीं करती है, हम एक्यूट जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसको ट्रीट नहीं कर पाएंगे। तो क्या डायबिटीज टाइप 2 के साथ जो कीटो एसिडोसिस लेके आ रहा है उसको आप स्टडी में इंक्लूड करेंगे? क्या आपकी ड्रग की कोई रीनल या फिर कार्डियक टॉक्सिसिटी या हेपेटिक टॉक्सिसिटी है, तो आप उस ड्रग उस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज लेंगे, तो डिजीज वाले को स्टडी में इंक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे। तो वैसी सूरत में क्या होता है कि आप रैंडमली आप ओपीडी आईपीडी से आपने सपोज कीजिए कि आप सिंगल ग्रुप स्टडी किया आपने, और सिंगल ग्रुप स्टडी करने में आपको 60% मिनिमम क्राइटेरिया है, 60% आपने लेके रोक दिया, तो क्या उसमें से कोई ऐसा नहीं होगा जो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में फिट बैठेगा? बिल्कुल बैठेगा। चूंकि अगर मैं डायबिटीज की बात करूं तो कई सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अगर सिर्फ कॉम्प्लिकेशन पे बात करने जाए तो 1 सप्ताह 7 लेक्चर 8 लेक्चर चला जाएगा। खैर, तो कई तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अब वो कई तरह की कॉम्प्लिकेशन को हम अगर इंक्लूड करेंगे, जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है या क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन है उसको तो हम चलो इंक्लूड कर लेंगे, लेकिन एक्यूट कॉम्प्लिकेशन के साथ कोई पेशेंट टाइप 2 डायबिटीज ही आ रहा है तो उसको तो हम नहीं शामिल करेंगे। अब वो 60 में से जैसे ही आपने 60 पे लेना छोड़ दिया, 60 पे लेना छोड़ दिया, लेकिन आप जब इसका इवेल्युएशन कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि आपका तो 60 में से 5, 6, 7, 10 जो भी है वो आपके एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में जा रहा है, तो फिर वापिस से आपको लेना पड़ेगा। इसलिए हमेशा रैंडमाइज में भी क्या होता है कि एटलीस्ट 10 to 20% एक्स्ट्रा सैंपल लिया जाता है, सैंपल साइज के एक्स्ट्रा लिया जाता है 10 to 20%, ताकि जो हमारा अगर इंक्लूजन क्राइटेरिया में फिट बैठने के साथ साथ एक्सक्लूजन क्राइटेरिया की कोई चीज आ जाती है तो उसको हम स्टडी से एक्सक्लूड कर सके। साथ ही स्टडी हमारा टाइम पे कंप्लीट हो। अगर कोई विड्रॉल क्राइटेरिया में आ जाता है, किसी का फॉलोअप फेलियर हो जाता है, या किसी को सिर्फ फॉलोअप फेलियर की बात नहीं है यहाँ पे, जैसा कि पहले एग्जांपल दिया मैंने कि सिर्फ फॉलोअप फेलियर की बात नहीं है। अब आपने ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट देने के बाद उसको किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गया, हो सकता है, नो वन नो के तो
ऐसे कॉम्प्लिकेशन वालों को हम स्टडी से निकाल देंगे, फिर उसका फर्दर जो मैनेजमेंट होगा जिस तरह से वो करेंगे। लेकिन तो ये भी हमारा किस में आ जाएगा, विड्रॉल क्राइटेरिया में। कोई अगर फॉलोअप फेलियर हो गया तो भी, किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गया तो भी, स्पेशली एक्यूट कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गया तो। चूंकि क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन आपकी स्टडी शॉर्टर टाइम की है, महीने 2 महीने मैक्सिमम 3 महीने की है, तो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन अमूमन जल्दी पता चलता नहीं है। तो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन वाले को तो इन ये सब लोग जो है विड्रॉल क्राइटेरिया में आ जाएंगे। तो इसलिए आपका 10 to 20% जो आपका सैंपल साइज है उससे 10 to 20% एक्स्ट्रा रैंडमाइज भी सेलेक्ट करना पड़ता है पेशेंट को, ताकि आपके विड्रॉल क्राइटेरिया और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को ये करने के बाद भी आपके पास सैंपल साइज जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो सके। ओके, तो जहां तक बात है सैंपल की, सैंपल से मुराद ये, अगर अब इसको मैं मुअल्लजात को छोड़ के मैं पीएसएम के तौर पे एग्जांपल देता हूं कि पीएसएम का एक स्टडी है जो कि पीएसएम में हमें रेट्रोस्पेक्टिव ज्यादा चीजों में रेट्रोस्पेक्टिव हम अप्रोच रखते हैं पीएसएम के लिए। जो मुअल्लजात का होता है उसमें प्रोस्पेक्टिव अप्रोच रखते हैं, आगे आने वाले दिनों में हम इसकी चीजों का पता लगाएंगे कि इस दवा का काम कर रहा है या नहीं, ज्यादातर केसेस में। वहीं अगर पीएसएम की बात करें तो पीएसएम में क्या होता है कि ज्यादातर केसेस में हम इसका ये पता लगाते हैं कि इसका इंसिडेंस प्रीवैलेंस रेट कितना है, इस डिजीज का प्रीवैलेंस रेट कितना है पॉपुलेशन में। तो उस पॉपुलेशन में प्रीवैलेंस रेट कितना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रेट्रोस्पेक्टिव पता करना पड़ता है। तो रेट्रोस्पेक्टिव पता करने के लिए तो ऐसा तो होगा नहीं कि हम सपोज करो कि हमको स्क्रीनिंग करना है, डायबिटीज की स्क्रीनिंग करनी है, प्रीवैलेंस रेट पता करना है, प्रीवैलेंस रेट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 इन पटना सिटी। इन पटना सिटी, तो पटना की आबादी कम से कम 20 से 25 लाख होगी। तो क्या 20 से 25 लाख को सबको हम इंक्लूड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये तो हमारा 20 से 25 लाख पॉपुलेशन हो गया। तो उसमें हम स्पेसिफाई करेंगे कि इन बिटवीन द एज ऑफ 30 to 60 या इन बिटवीन द एज ऑफ 20 to 40 या 30 to 40, इसको हमें क्लासिफाइड करना पड़ता है। तो क्लासिफाइड करने में हमारा सैंपल साइज छोटा हो जाता है। अमूमन जो प्रीवैलेंस रेट का जो सैंपल साइज होता है लार्जर होता है बनिस्बत के क्लिनिकल स्टडी के। प्रीवैलेंस रेट का सैंपल साइज 1000 में हो सकता है, आपको लैक्स में भी हो सकता है और 100 में भी होता है। जहां तक मुझे याद आ रहा है, एक्चुअली अभी इसको मैंने रिवाइज नहीं किया है तो एग्जैक्टली बता नहीं पा रहा, लेकिन मिनिमम 500 का क्राइटेरिया है किसी प्रीवैलेंस रेट को इवेल्युएट करने के लिए किसी पार्टिकुलर जगह के। इवन के जैसे हमारी ओपीडी आईपीडी में अटेंड होने वाले, पीएसएम के ओपीडी में अटेंड होने वाले लोगों में हम डायबिटीज का पता लगाएंगे कि कितने % पॉपुलेशन में डायबिटीज हो रहा है। तो क्या एवरीवन जो होगा वो हमारा पॉपुलेशन हो गया, लेकिन उसमें से जो वो हमारा सैंपल हो गया। अब ये सैंपल हमें कहीं से भी मिल रहा है, लेकिन और अगर कहीं से भी मिल रहा है तो इसको हम जनरलाइज वे में ये कर सकते हैं। इसकी जगह हम ये कर सकते हैं कि फीमेल पेशेंट अटेंडिंग द गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज पीएसएम ओपीडी prevalence rate of female patient attending the diabetes mellitus in the PSM OPD। तो इस तरह से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं और स्पेसिफाई करके हम सैंपल साइज को सॉर्टर कर सकते हैं, लेकिन इट शुड नॉट बी द लेस देन 500, जहां तक मुझे याद आ रहा है। अभी करंट में रिवाइज नहीं किया इसलिए आईसीएमआर का जो गाइडलाइन है। उसी तरह अगर हम देखें तो पैथोलॉजी का सैंपल कैसे होगा। पैथोलॉजी का सैंपल होगा जैसे रीनल फंक्शन टेस्ट एस्टिमेशन। अब रीनल फंक्शन टेस्ट एस्टिमेशन हम करेंगे तो रीनल फंक्शन टेस्ट एस्टिमेशन का हम
एवरीवन का तो कर नहीं सकते हैं, तो एवरीवन का नहीं करके हम क्या करेंगे, एक गिवन एक पार्टिकुलर सैंपल लेंगे, सैंपल को स्पेसिफाई करेंगे कि जो भी मौलेजात ओपीडी से पार्टिकुलर या फिर ओवरऑल जीटीसीएच अटेंड करने वाले पेशेंट का से पार्टिकुलर, तो इसमें भी छोड़ो अपने के पास है कि हम सैंपल को छोटा ही रखते हैं, प्रीवेलेंस रेट की तरह बड़ा नहीं रखते हैं। तो इस तरह से हम सैंपल को डिनोट करते हैं। और फिर सपोज कि मैंने जीटीसीएच में आने वाले पेशेंट, मौलेजात ओपीडी में आने वाले पेशेंट में डायबिटीज का प्रीवेलेंस लिया। इवन सिर्फ ये डिजीज बेस्ड प्रीवेलेंस नहीं होता है कि हाँ सिर्फ ये पार्टिकुलर डिजीज, सपोज कीजिए कि आप इस तरह से भी स्टडी कर सकते हैं, प्रीवेलेंस रेट निकाल सकते हैं कि टोटल अटेंडिंग ओपीडी नंबर ऑफ पेशेंट इन 1 ईयर, और इसमें कौन कौन से डिजीज से कौन कौन सफर कर रहा है। आप लोग सब ओपीडी अटेंड करते होंगे, जो भी चाहे वो पीएसएम के हो या फिर मौलेजात के हो, उसमें देखते होंगे एक कॉलम रहता है डिजीज कौन सा है, डायग्नोसिस आपका क्या है, तो या कंप्लेन क्या, उसके अकॉर्डिंगली आप इस डेटा को भी इवेल्युएट कर सकते हैं, प्रीवेलेंस रेट पता कर सकते हैं। तो सैंपल हमारा बेसिकली इज द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। अगर सिंपल वे में कहें तो सैंपल इज द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, इट में बी प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड किसमें हो गया हमारा, जैसे प्रीवेलेंस रेट वाले में, पीएसएम वालों में प्री डिफाइंड हो गया कि हम सिर्फ और सिर्फ इस एज ग्रुप के लोगों को लेंगे या इस कैंपस के लोगों को लेंगे, इस कैंपस इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले स्टूडेंट में हम लेंगे, इस इंस्टीट्यूट के फैकल्टी मेंबर का लेंगे। तो ये हमारा प्री डिसाइडेड सैंपल हो जाएगा। वहीं रैंडमाइज सैंपल होगा, रैंडमाइज में भी अलग अलग होते हैं, एक सिंपल रैंडमाइज होता है, एक ये कॉम्प्लेक्स रैंडमाइज होता है, फिर ब्लाइंड रैंडमाइज होता है, सिंगल लॉटरी मेथड ब्लाइंड लॉटरी मेथड रैंडमाइज होता है। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के रैंडमाइज भी होते हैं। ब्लाइंड में भी सिंगल ब्लाइंड होते हैं, डबल ब्लाइंड होते हैं, ट्रिपल ब्लाइंड होते हैं। तो कोई मुझे बता सकता है, मेरे ख्याल से एक बार और मैंने डिस्कस किया है सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड और ट्रिपल ब्लाइंड के बारे में, कोई बता सकता है, याद है किसी को कि किसे किसे कहते हैं सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड और ट्रिपल ब्लाइंड, राइट? एनीवन? हेलो, am I audible to everyone or not? Yes, sir, audible. Yes, sir, you are audible. So I think you are not you people are not remembered that तो सिंगल ब्लाइंड ट्रायल उसको कहेंगे जब कभी भी जो हमारा सैंपल है, जो हमारा पार्टिसिपेंट है, पार्टिसिपेंट से मुराद वो हमारा पेशेंट या वो हमारा सैंपल, उसे ये पता नहीं हो कि उसके साथ क्या किया जा रहा है या उसे क्या दिया जा रहा है, उसे ये पता नहीं हो कि उसके साथ क्या किया जा रहा है या क्या दिया जा रहा है, कौन सी दवा दी जा रही है, और आप उसे दे रहे हैं। डॉक्टर जो फिजिशियन है, ट्रीटिंग फिजिशियन है या ट्रीटिंग डॉक्टर है, उसे पता है कि हम इसको प्लेसिबो मैंने दिया है, इसको मैंने ड्रग्स दिया है। तो इसको कहते हैं हम सिंगल ब्लाइंड ट्रायल। इवन के प्लेसिबो के लिए कंपैरेटिव स्टडी भी होती है और प्लेसिबो के लिए सिंगल ब्लाइंड ट्रायल भी होती है। सिंगल ब्लाइंड ट्रायल में एक चीज और होती है, जैसे कि सपोज कीजिए मैं एक हाइपरटेंसिव पेशेंट, हाइपरटेंशन पे क्लिनिकल स्टडी करने जा रहा हूँ, मुझे ये पता है कि मैं एक ग्रुप को मैं देने जा रहा हूँ एम्लोडिपिन या कैल्शियम, एनी वन ऑफ द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और दूसरे ग्रुप को दे रहा हूँ दूसरा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या फिर दूसरा कोई बीटा ब्लॉकर या एस इनहिबिटर या ARBs, ये दे रहा हूँ। तो ये मुझे पता है, लेकिन पेशेंट को नहीं पता है कि वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ले रहा है या बीटा ब्लॉकर ले रहा है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में एम्लोडिपिन ले रहा है कि निफेडिपिन ले रहा है कि
सिलेनेडिपिन ले रहा है कि बेनेडिपिन ले रहा है, वो मरीज को पता नहीं है, सिर्फ आपको पता है, जो आपका डेटा एनालिसिस करेगा उसको पता है, लेकिन मरीज को पता नहीं। तो ऐसे स्टडी को हम सिंगल ब्लाइंड ट्रायल कहते हैं, जब कभी भी सिर्फ पार्टिसिपेंट को पता नहीं है कि उसको क्या दिया जा रहा है, आइदर कोई ड्रग दिया जा रहा है, आइदर कुछ और दिया जा रहा है। अमूमन प्लेसिबो में कहते हैं कि स्टार्च की कैप्सूल बना लेते हैं या टैबलेट बना लेते हैं, या कोई भी ऐसे चीनी शुगर पाउडर की, ताकि ऐसा कोई बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट ना आए, और उसको देते हैं। साथ में जो एक हमारा स्टडी ग्रुप होता है, उसको जो ड्रग्स हमने तैयार किया उसको देते हैं। या फिर 2 अलग अलग ग्रुप में हम कर रहे हैं, 3 अलग अलग ग्रुप में कर रहे हैं, 4 अलग अलग ग्रुप में कर रहे हैं। सपोज करो मैंने मल्टी ग्रुप ट्रायल किया। मल्टी ग्रुप भी ब्लाइंड ट्रायल हो सकता है कि 4 अलग अलग ग्रुप मैंने ले लिया, एक ग्रुप को मैंने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिया, दूसरे ग्रुप को मैंने ARBs दिया, तीसरे ग्रुप को मैंने ACE इनहिबिटर दिया, चौथे ग्रुप को मैंने बीटा ब्लॉकर्स दिया। अब चारों में किस पे बीपी का रिडक्शन कितना होता है उसको हमें कंपैरिजन करना है। चारों ग्रुप में किस पे हमें बीपी का रिडक्शन कितना होता है उसको हमें कंपैरिजन करना है। तो ये सिंगल ब्लाइंड ट्रायल हो गया कि सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेंट को। जब कभी भी यही ट्रायल लार्जर स्केल पे होती है, तो अमूमन क्या होता है लार्जर स्केल पे कि डबल ब्लाइंड ट्रायल होता है। डबल ब्लाइंड ट्रायल से, और इसमें अमूमन प्लेसिबो ट्रायल न के बराबर होता है, बल्कि ये इसमें क्या होता है कि 2 और डिफरेंट 2 ड्रग्स के बीच कंपैरिजन होता है। जैसा कि मैंने बताया कि एक ही 2 ग्रुप मैंने लिया, एक को सिलेनेडिपिन दिया, एक को एम्लोडिपिन दिया। अब दोनों में कितना बीपी रिडक्शन आ रहा है। अगर मैं सिर्फ बीपी रिडक्शन की बात करूं, वहीं जैसा कि अगर आप लोगों को पता होगा कि जितने भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है पैडल इडमा काउज करते हैं। अब उसमें भी एक डेटा निकल सकता है आपको PSM के लिए कि कितने % लोगों में एम्लोडिपिन वाले ने में जो है पैडल इडमा काउज किया, और कितने % लोगों में सिलेनेडिपिन वाले में पैडल इडमा काउज किया। तो ये भी एक प्रीवैलेंस है। वहीं अगर PSM वाले कर रहे हैं, वहीं इसी को मौलजात वाले कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कितने लोगों को पैडल इडमा या कितने % लोगों में पैडल इडमा डेवलप हुआ, ये उसके साइड इफेक्ट है। तो उसमें आपको मेंशन करना होगा कि साइड इफेक्ट, ना कि वो प्रीवैलेंस होगा। वो इस सिलेनेडिपिन की वजह से 10% लोगों में पैडल इडमा हुआ, जबकि एम्लोडिपिन की वजह से 15% लोगों में पैडल इडमा हुआ। तो 15% लोगों को सूट नहीं कर रहा है मतलब, या 10% लोगों को सूट नहीं कर रहा है मतलब। तो मौलजात वालों के लिए वही स्टडी PSM भी कर रहे हैं, वही स्टडी मौलजात भी कर रहे हैं। दोनों में फर्क ये आ जाता है कि अगर एक मेडिसिन वाला बंदा कर रहा है तो वो उसको क्लिनिकल इवेल्युएशन कर रहा है, दूसरा कर रहा है उसका प्रीवैलेंस कर रहा है। ओके, तो अब तो सैंपल का मुझे लगता है कि सैंपल क्या होता है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हेलो जी सर। अभी भी सैंपल में कोई कंफ्यूजन है? डबल ब्लाइंड ट्रायल मैंने अभी थोड़ा सा और इसको कंप्लीट कर देता हूँ। डबल ब्लाइंड ट्रायल में क्या होता है कि जो ट्रीटिंग डॉक्टर है या जो रिसर्चर है या जो ये है, उसे भी पता नहीं होता है, पार्टिसिपेंट को भी पता नहीं होता है। ये बड़ी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है या जो है गवर्नमेंट इस तरह के ट्रायल को करवाती है, या WHO इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की ट्रायल को करवाती है। वो सेम सपोज करो कि मुझे एक सिंपल हाइपर एसिडिटी पे, गैस्ट्राइटिस पे या GERD पे एक ट्रायल करना है कि इतने लोगों को ओमेप्राजोल देना है, इतने लोगों को पेंटोप्राजोल देना है, इतने लोगों को लेंसेप्राजोल देना है, और इतने लोगों को इसोमेप्राजोल देना है। सबकी पैकिंग वगैरह सेम रहेगी। ट्रीटिंग डॉक्टर को या कंसल्टेंट को
दे दिया जाएगा कि आपको जितने भी GERD के केस आते हैं, एक ग्रुप को ये देना है, एक ग्रुप को ये देना है, एक ग्रुप को ये देना है। अब वो डॉक्टर को भी पता नहीं, चूंकि सब लुक वाइज एक ही दवा है, तो बस ये ध्यान इसमें रखना होता है कि आपको उस पे कुछ ऐसी कोड उस पे होनी चाहिए, जैसे ABCD की कोड, कि ए ग्रुप को एक जो सैंपल हमें फार्मास्यूटिकल कंपनी से मिला है वही देना है, बी ग्रुप को बी जो हमें फार्मास्यूटिकल कंपनी से मिला है वही देना है, सी ग्रुप को सी जो हमें फार्मास्यूटिकल कंपनी से मिला है वही देना है, डी ग्रुप को हमें डी जो हमें फार्मास्यूटिकल कंपनी से मेडिसिन मिली है वही देना है। लुक वाइज दोनों सेम होगा, एक कोड के तौर पे सिर्फ काम करेगा, ना ट्रीटिंग डॉक्टर जान रहा है ना ही पार्टिसिपेंट जान रहा है। इसको डबल ब्लाइंड ट्रायल कहते हैं। अब ये कोड जो है स्टैटिस्टिशियन को पता है, ये कोड स्टैटिस्टिशियन को पता है कि ये इसमें क्या क्या है, ए ग्रुप वाले में क्या है, बी ग्रुप वाले में क्या है, सी ग्रुप वाले में क्या है, डी ग्रुप वाले में क्या है। तो इसको कहते हैं डबल ब्लाइंड ट्रायल। ट्रिपल ब्लाइंड ट्रायल इसी से एक स्टेज आगे है कि स्टैटिस्टिशियन को भी नहीं पता है, सिर्फ वो फार्मास्यूटिकल कंपनी को पता है, या लीगल जगहों पे जहां जैसे कोई भी इंडिया में कोई भी रिसर्च होती है, क्लिनिकल स्टडी होती है, तो ICMR को इन्फॉर्म करना होता है। तो ICMR को इन्फॉर्म करना होता है, तो ICMR को उसने लीगल कंसर्न में दिया कि देखिए मैं ए कोडिंग की दवा में ये दे रहा हूँ, बी कोडिंग की दवा में ये दे रहा हूँ, सी कोडिंग की दवा में ये दे रहा हूँ, और डी कोडिंग की दवा में ये दे रहा हूँ। तो ये वो कंपनी या ये वो ऑर्गेनाइजेशन और इसको पता है, लीगल अथॉरिटीज को पता है, बाकी ना ही स्टैटिस्टिशियन को पता है, ना ही ट्रीटिंग डॉक्टर को पता है, और ना ही पार्टिसिपेंट को पता है। तो इसको कहते हैं ट्रिपल ब्लाइंड ट्रायल। तो इन सब में अलग अलग तरह से सैंपल को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, हेलो, ओके सर। कोई कंफ्यूजन है अभी सैंपल में? नो सर, नहीं समझ सर। में आ। ओके, नेक्स्ट थिंग जो आती है पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। अभी 5 मिनट 6 मिनट में कट जाएगा, तो दोबारा आप लोग रिज्वाइन कर लेंगे सेम आईडी से। चलिए, तो दोबारा आप लोग नेक्स्ट जो हमारा टर्मिनोलॉजीज आता है वो क्या आता है? पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक किसे कहेंगे? कोई आइडिया है आप लोगों को? हेलो, हेलो, नो सर, नो आप सर। लोग एकदम बिल्कुल शांत होके सुनते रहते हैं। ऐसा लगता है कि कोई या तो इंटरेस्ट नहीं है या फिर ये, क्योंकि एक्चुअल में टू वे कम्युनिकेशन होता है तो वो ज्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। ठीक है, तो पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक की जहां तक बात है, तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे पैरामीटर। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि पैरामीटर किसे कहेंगे। पैरामीटर हर उस चीज को कहते हैं, पैरामीटर हर उस चीज को कहते हैं जिसके बेस पे हम इवैल्यूएशन करते हैं, जिसके बेस पे हम इवैल्यूएशन करते हैं। जैसे जो भी क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, जो भी क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, जो भी उसका इंक्लूजन क्राइटेरिया की चीजें होती है, इन सब को हम पैरामीटर कहते हैं। ये फिक्स्ड नहीं हो सकता है, फिक्स्ड भी हो सकता है, ये फिक्स्ड नहीं भी हो सकता है और फिक्स्ड भी हो सकता है। अब जैसे इसके अलावा अदर भी पैरामीटर होते हैं, और अदर पैरामीटर्स क्या होते हैं? जैसे आपने एक सैंपल साइज लिया, उस सैंपल साइज में आपने मेल कितने हैं, फीमेल कितने, मेल और फीमेल दोनों को आप कितने परसेंट है या कितना आपके स्टडी में है, ये भी आपका एक पैरामीटर हो गया। कौन से, जैसे हम लोग यूनानी इससे हैं, यूनानी फ्रेटर्निटी से, तो कौन से कितने पेशेंट हमारे किस मिजाज के हैं, ये भी हमारा पैरामीटर हो जाता है।
उस पैरामीटर के लिए कि कौन से मिजाज का है वो कैसे पता लगाएंगे, तो फिर उसके लिए मिजाज को जो ये करने के लिए अजनास असरा का जो ये है पैरामीटर है उसको फॉलो करेंगे। तो ये भी हमारा मिजाज भी जो है हमारा टेम्परामेंट, ये भी हमारा पैरामीटर हो जाएगा। उसी तरह किस सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस से बिलोंग करता है, उसकी डाइटरी हैबिट क्या है, उसकी हिस्ट्री हो गई, ये सारी चीजें पैरामीटर में आती है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं एक ओबेसिटी पे या डिसलिपिडेमिया पे एक स्टडी करना चाह रहा हूं। अब ओबेसिटी है या डिसलिपिडेमिया है, ओबेसिटी है तो वन ऑफ द पैरामीटर इज हिस्ट्री में क्या हो जाएगा, डायबिटीज मेलाइटस के पास्ट हिस्ट्री उसका डायबिटीज मेलाइटस का है, पास्ट हिस्ट्री उसका हाइपरटेंशन का है, पास्ट हिस्ट्री उसका हाइपोथायराइडिज्म का है, पास्ट हिस्ट्री उसका अदर मेटाबॉलिक डिजीज का है, सीकेडी का है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक उसी तरह अगर मैं डिसलिपिडेमिया पे कर रहा हूँ तो हमारे पैरामीटर हिस्ट्री के पैरामीटर क्या हो जाएंगे, हिस्ट्री के पैरामीटर हो जाएंगे कि उसको पल्पिटेशन है क्या, उसको हाइपरटेंशन है क्या, उसको डायबिटीज है क्या, उसको हाइपोथायराइडिज्म है क्या, उसको हाइपरथायराइडिज्म है क्या, उसको ज्वाइंट्स पेन है क्या, उसको प्रीमेच्योर एरकस कॉर्निया है क्या, उसको ज़ैंथैलेस्मा ज़ैंथैलामाटा है क्या, उसको अदर मेटाबॉलिक डिजीज है क्या, उसको फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेमिया है क्या, उसको फैमिलियल हाइपरट्राइग्लिसेमिया है क्या, उसको ये क्या नाम है हाइपोलिपिडेमिया है, प्राइमरी हाइपरलिपिडेमिया है, सेकेंडरी हाइपरलिपिडेमिया है। ये सब हमारे पैरामीटर्स हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम देखें क्लिनिकल फीचर्स की चीजें, तो क्लिनिकल फीचर्स में उसके पल्स पे इफेक्ट कुछ है क्या, पल्स हमारे पैरामीटर हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर हमारे पैरामीटर्स हो जाएगा, हमारा रिस्पिरेटरी रेट पैरामीटर्स हो जाएगा, हमारा टेम्परेचर पैरामीटर हो जाएगा। तो जो जनरल जो आपका जो केस रिपोर्ट परफॉर्मा होता है इंक्लूडिंग जनरल इंट्रोडक्शन, अब जनरल इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें पैरामीटर में इन्वॉल्व कर सकते हैं, नेम को हमें इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वेट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं तो वेट भी हमारा पैरामीटर है। बीएमआई के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं तो बीएमआई भी हमारा पैरामीटर है। उसके बाद हम उसको अर्बन और रूरल के ऊपर ये कर सकते हैं तो वो भी हमारा पैरामीटर हो जाएगा। हम उसको उसके इस पे क्या नाम है जेंडर के ऊपर इवेल्युएट कर सकते हैं तो वो भी हमारा पैरामीटर हो जाएगा। उसके हम इस पे क्या नाम है चीफ कंप्लेंट जो उसके होते हैं उसके ऊपर जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो भी हमारा पैरामीटर हो जाएगा। उसके जो पास्ट हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री के ऊपर भी हम इवेल्युएशन करेंगे वो भी हमारा पैरामीटर हो जाएगा। उसके जो पर्सनल हिस्ट्री है, क्या वो टोबैको यूजर है, क्या वो अल्कोहलिक यूजर है, क्या वो वेजिटेरियन है, क्या वो नॉन वेजिटेरियन है, क्या वो मिक्स्ड डाइट पैटर्न वाला है, उसकी स्लीप पैटर्न के ऊपर हम ये कर सकते हैं, उसके एंजाइटी के ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पैरामीटर्स हो जाते हैं, ये सारे के सारे हमारे पैरामीटर्स हो जाते हैं। और ये सारे पैरामीटर्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं। ये सारे पैरामीटर जो होते हैं हमारे दो तरह के होते हैं। अभी आधे घंटे हमको लेक्चर लगेगा। तो पैरामीटर जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। ये क्वांटिटेटिव में भी पैरामीटर्स हो सकते हैं और ये क्वालिटेटिव में भी हो सकते हैं। जैसे एज के ऊपर आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया, ये क्वांटिटेटिव है। आपने बीएमआई के ऊपर किया, आपने वेट के ऊपर किया, आपने यूरिन आउटपुट के ऊपर किया, ये आपका क्वांटिटेटिव हो जाता है। आपने पल्स के ऊपर किया, आपने बीपी के ऊपर